नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिगिन टू लर्न पर इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है कंजंक्शन। का पिछला वीडियो जो है आपको मिल गया है, आपने देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने कंजंक्शन के प्रकार उसमें हमने समझ लिए थे और एक प्रकार के कंजंक्शन को मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने समझ लिया था और पार्ट छोटा-सा रह गया था, ज़्यादा बड़ा है नहीं, बाय मिस्टेक रह गया था। उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद में अपना वीडियो शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का समझ। तो पहले हम समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो एक पार्ट रह गया था इलेटिव कंजंक्शन, हम समझ लेंगे उसके बाद में। और हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यही हमेशा की तरह आप वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप फिर आप आज का जो हमारा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, वो करेंगे पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड, जो है आपका इलेटिव कंजंक्शन। अब इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है ये समझेंगे। इलेटिव कंजंक्शन ये आपका एक साधारण सा वाक्य होता है जिसको आपने बहुत सुना होगा, दे। अब देयरफॉर क्या होता है? देयरफॉर का मतलब जो आप समझते हैं, मैं लिख सकता हूँ या हिंदी परिणाम स्वरूप, शब्द तो आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, या फिर जैसे लिखता हूँ मैं, इस तरीके के शब्द हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए एक शब्द देयरफॉर लिखते हैं। और इसको और बेहतर से समझने के मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ ही हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, देयरफॉर ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि देयरफॉर का मतलब क्या है। जो मैंने शब्द लिख आए हैं, वही इसका मतलब भी है। और इसका मतलब हिंदी में देखेंगे क्या है कि वह बहुत बूढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से या फिर जिसके परिणामस्वरूप वह बहुत कठिन काम नहीं, ठीक है। तो एक देयरफॉर शब्द जो है का इलेटिव करते हैं या फिर देयरफॉर कंजंक्शन, देयरफॉर एक ही शब्द के रूप में हल, ठीक है। तो यहाँ कोई भी ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं। एक जो आपका ये रह गया था इलेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग पार्ट, छोटा-सा पार्ट जो था आपका ये रह गया था। अब मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और आप अब जानते हैं कोऑर्डिनेटिंग चारों पार्ट्स को बहुत बेहतर तरीके, ठीक है। और इसका लिंक देखिए ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप चले जाइए या फिर नीचे सारे-सारे, तो वहाँ से आप पिछले वीडियोज़ पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। और अब बढ़ते हैं, ज़रा हम इसे साफ कर लेते हैं। उसके बाद नया टॉपिक जो आज का है, वो है सबऑर्डिनेटिंग उसे ज़रा शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट। अब सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा से ही शुरुआत से ही तहकीकात करते आए हैं, जाँच-परख करते आए हैं हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि गहराई से जानते हैं तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं सबऑर्डिनेटिंग। इसके बारे में जानकारी करें, इसके लिए हम 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं क्या है, फिर हम थोड़ा बेहतर तरीके से मैं लिखता हूँ आई लाइक दिस, आई लाइक बिकॉज़ दिस इज़ वेरी यूज़फुल। दिस इज़ लगा दीजिए, थोड़ा-सा इट इज़ वेरी, ठीक है। मुझे ये पुस्तक पसंद है बिकॉज़, क्योंकि
ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इस सेंटेंस में हमारे पास 2 सेंटेंस, एक तो आई लाइक दिस, 2 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस बनता है आई लाइक, दूसरा है इज़ वेरी, और इसको जोड़ा है बिकॉज़, जुड़ा हुआ है। अब इसमें कंजंक्शन क्या है आप सभी ने पहचान लिया होगा, अब जब वो है बिकॉज़, क्योंकि यही एक ऐसा शब्द है कि हमने समझा है, जाना है, 2 सेंटेंस वर्ड्स, 2 क्लॉज़ेज़, 2 को जोड़ने का। यहाँ भी 2 सेंटेंस होता है किसी कंजंक्शन। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, सबॉर्डिनेटिंग पढ़ा। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक तो शब्द जो है, एक सेंटेंस जो है, वो है आपका, एक सेंटेंस क्या है आपका, वो है आपका मेन सेंटेंस, ठीक है? और दूसरा वाला जो है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। पहला मेन सेंटेंस क्या है, आई लाइक दिस, ये है आपका मेन, ये आपका मेन, और ये आपका उपवाक्य जिसे कहते हैं हिंदी में आप, ये आपका उपवाक्य है, ठीक है? जिसे आप क्लॉज़ कहते हैं। ये वाला आपका क्लॉज़ है। अब क्या है, इस क्लॉज़ को अपना मीनिंग आप देखेंगे, इट इज़ वेरी यूज़फुल, तो इससे पहले हमको यूज़फुल क्या है उसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन इसको अपना कंप्लीट सेंस कंप्लीट देने के लिए इस शब्द का या इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ा है। आई लाइक दिस, ठीक है? और इसकी जगह पर अगर हम खाली आई लाइक ये इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी यूज़फुल, क्या हमको एक सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता, जब जाके इसका सेंटेंस और इसका मीनिंग जो है कंप्लीट हो पाता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हमने पहले से पहले एक क्या हुआ जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज़ इट इज़ यूज़फुल, और डिपेंड किसके ऊपर करता है, का अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए आई लाइक दिस बुक डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि पहला सेंटेंस जो है आपका मेन है, दूसरा वाला जो है आपका क्लॉज़ है। तो क्लॉज़ सेंटेंस जो है आपका फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट सेंटेंस पर, मतलब पहले वाले सेंटेंस पर कंप्लीट करता है। इसलिए आपका जो क्लॉज़ है या फिर बिकॉज़ है, जो भी कंजंक्शन ऐड होगा वो सबऑर्डिनेट, क्लियर? इस बात आपकी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैं दोबारा समझाऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीधा-सीधा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग। पहले वीडियो में हम समझ गए थे, हमने समझ गया था कि 9 प्रकार के सबऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे यहाँ पर। अब ज़रा शुरू कर देते हैं इसी के साथ हम कि कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम भी हम जानते हैं, अगर आपको ध्यान है तो, अगर नहीं ध्यान अब एक-एक करके पढ़ाऊँगा, पहले नाम नहीं बता रहा हूँ सीधे सब पहले बता रहा हूँ, समय खराब नहीं करना है यहाँ, ठीक है? तो सबसे पहला जो आता है अगर आपको ध्यान है तो वो है आपका कंजंक्शन टाइम या फिर सबऑर्डिनेटेड टाइम। अगर इसको आपने लिख लिया है, समझ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्रीन पे लीजिए, अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा-सा बाद में देख लेना वीडियो को। अब मैं चलता हूँ इसको क्लियर करके, हम चलते हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरफ। कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरफ सबसे पहला है आपका टाइम, समय के लिए, ठीक है? अब समय के लिए जो कंजंक्शन वो यूज़ किए जाते हैं, वो कौन से एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं लिख कौन से टाइम के लिए, तो उसमें आते हैं आपके लिए जैसे हो गया, और एज हो गया, ठीक है? इसी तरीके से व्हेन हो जाएगा, ऐसे ही आपका व्हाइल हो जाएगा, ठीक है? सिंस हो जाएगा, ऐसे ही आपका एज़ हो जाएगा, एज़ लॉन्ग एज। अब ये सारे शब्दों का इस्तेमाल आपने किया बहुत है, पढ़ा बहुत है, लेकिन जानते नहीं, ठीक है? तो अब सीख जाइए ज़रा। बिफोर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आपका आफ्टर हो जाएगा, टिल हो जाएगा, अंटिल हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हम सारे के सारे समझ सकते हैं। एज, एज़ सून एज़, व्हेन, व्हाइल, एज़ लॉन्ग एज़, बिफोर, आफ्टर, टिल एंड, ये सारे आपके जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन
या फिर सबऑर्डिनेटिंग या कंजंक्शन ऑफ टाइम या फिर टाइम सबऑर्डिनेटिंग कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब इनके एग्ज़ाम्पल्स हम सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे, ज़्यादा का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारे आपको पीडीएफ में दे दूँगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, ज़रा 1-2 के एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 1-2 के एग्ज़ाम्पल। ओके, ठीक है, तो सेंटेंस में एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिफोर का देख लेते हैं, ठीक है। इस बिफोर को उठाते हैं और ज़रा ये थोड़ा ईज़ी रहेगा। तो बिफोर को उठाते हैं तो देखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर बिफोर के लिए द ट्रेन लेफ्ट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मैं स्टेशन पहुँचा उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। ट्रेन लेफ्ट एज या फिर बिफोर आई रीच एज नहीं, आप एज लिख देंगे तो फिर उसके साथ ही जैसे ही पहुँचे तब। लेकिन मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी। तो एक वाक्य आपने बहुत और कभी-कभी चैलेंज के रूप में भी जाता है, ठीक है। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। जैसे मैं स्टेशन पहुँचा, ट्रेन निकल चुकी है। आपका मतलब आई रीच्ड स्टेशन, तो आपको ये क्लॉज़ है आपका बिफोर आई रीच, इसका सेंस क्लियर करने के लिए ट्रेन लेफ्ट हम इन का यूज़ इस्तेमाल करना पड़ा, का हमको इस्तेमाल करना पड़ा। ये अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो बिफोर है, ये सबऑर्डिनेटिंग का काम कर रहा है। ऐसे ही और भी 1-2 को देख सकते हैं हम यहाँ। अब ज़रा देखते हैं व्हेन को, ठीक है। व्हेन के लिए हम देखेंगे तो क्या होगा? व्हेन के लिए देखेंगे, व्हेन सिंस यहाँ लिख सकते हैं, व्हेन केम टू माय हाउस, आई वाज़ स्लीपिंग। है। तो यहाँ व्हेन जो है आपका ये हमेशा अक्सर कर हमेशा नहीं, अक्सर करके सेंटेंस के शुरुआत में हम अक्सर करके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अक्सर करके, हमेशा नहीं। हमेशा तो गलत हो जाएगा क्योंकि कभी-कभी हम व्हेन को बीच में भी लगा देते हैं। तो हम देखेंगे कंजंक्शन जब आपका टाइम में लगाते हैं व्हेन को, तो हम देख अक्सर करके हम वाक्य के शुरुआत में लगा देते हैं, शुरुआत में लगा। तो व्हेन चिंटू केम टू माय हाउस, जब चिंटू मेरे घर पर आया, ठीक है, क्या कर रहा था मैं? आई वाज़ स्लीपिंग। तो यहाँ पर देखा कि व्हेन इनटू माय हाउस, ये जो क्लॉज़ है, इसको कंप्लीट करने के लिए वो आई वाज़ स्लीपिंग इस मेन फ्रेज़ का या मेन सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इस टेंस इन हाउस ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से नॉर्मल सेंटेंस रह जाएगा जिसे हम इंटरोगेटिव, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है। अगर आप समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मैं नहीं तो अगर आप 2 1-2 एग्ज़ाम्पल और देखना चाहते हैं, तो फिर मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल और लिख दूँ। देखना चाहते हैं? तो उठा लेते हैं, ज़रा आप सिंस को उठा लेते हैं, तो भी लिख देते हैं। सिंस के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिखूँगा द विलेज हैज़ हैज़ वेरी मच चेंज्ड सिंस आई लेफ्ट। अब यहाँ पर सिंस जो है आपका टेंस में नहीं आएगा भाई साहब। आप सोचेंगे नहीं, आपके टेंस के हिसाब से गलत हो गया। तो ये टेंस नहीं, आप यहाँ पर कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है? और ये कंजंक्शन कौन-सा है आपका? सबऑर्डिनेटिंग, और ये आपका क्लॉज़ में आया है, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे कि गाँव बहुत बदल गया है, गाँव की सूरत बहुत बदल गई। कब से? जब से मैंने गाँव को छोड़ा। बहुत लंबे समय बाद हम गाँव में वापस आए हैं, देखा है तो गाँव परिवर्तन हो, क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे एक-एक चीज़ को, यहाँ पर आप कंजंक्शन आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप एज़ सून एज़ का भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप व्हाइल का, एज़ लॉन्ग एज़ का, इस तरीके से सारे के सारे कंजंक्शन को सेंटेंस में यूज़ कर, और बाकी पीडीएफ में आप सारे के सारे यूज़ दे दूँगा। चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं ज़रा आगे।
अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है आपका कंजंक्शन ऑफ कॉज या फिर रीजन। ठीक है, दूसरे नंबर का आता है कंजंक्शन कॉज या कर लेते हैं। अब आता है आपका कॉज या कॉज या फिर क्लियर, तो हम हिंदी में क्या लिखते हैं, कारण। सब लोग जानते हैं समय कहते हैं। अब क्या है कॉज या रीजन, इसके लिए हम किस तरीके के कंजंक्शन करेंगे, कंजंक्शन जो यूज करेंगे वो करते हैं हम बिकॉज। ठीक है, और करते हैं सिंस, और करते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने बार में देखा कि जब हम कंजंक्शन ऑफ टाइम में सिंस का यूज कर रहे थे वहां था तब से या जब से। ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब इसका बदल गया है, यहाँ पर इसका मतलब हो गया है चूंकि। यहाँ मतलब क्या हो गया है, क्योंकि, और एज का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि। क्लियर, एज का मतलब हो जाएगा क्योंकि, दोनों का मतलब चेंज हो जाएगा। तेरा कैसे चेंज होगा, तो ये तो हम सेंटेंस में यूज करके ही। ठीक है, देखिए जरा, मैं लिख सकता हूं यहाँ, मैं लिखूंगा एज, पहले एज को देख लेते हैं। एज माय फादर हैज ग्रोन ओल्ड, ही कैन नॉट वर्क हार्ड। जरा गौर से देखें, ये जो एज है आपका, अब इसका मतलब क्या निकालेंगे आप, जैसे हमने लगाया था, हमने अभी बिल्कुल शुरुआत में जो किया था, हमने रिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन की बात किया की थी, तो हमने लिखा था वहां पर, क्या लिखा था रिलेटिव कंजंक्शन के लिए, हमने लिखा था ही हैज ग्रोन वेरी ओल्ड देयरफॉर ही कैन नॉट वर्क वेरी। तो वहाँ देयरफॉर का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण है, जिसकी वजह। लेकिन अब यहाँ सेम सेंटेंस को हमने उठाया है और थोड़ा सा चेंज करके है, क्योंकि एज को हम समझ रहे हैं। क्योंकि एज का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं इसलिए, या फिर क्योंकि मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं इसलिए ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वो ज्यादा कठिन काम नहीं करते हैं। यहाँ पर देयरफॉर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही एज कंजंक्शन, देयरफॉर लगाने की गलती है। क्लियर, चलिए, ऐसे अगर पहले वाले में लगाते तो यहाँ का हम लिख सकते एज ही हैज ग्रोन वेरी ओल्ड ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, अगर पुराने वाले सेंटेंस में अगर आपको देखना है तो वहां भी आप लगा सकते हैं एज ही हैज ग्रोन वेरी ओल्ड ही कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ भी अगर आपने एज का इस्तेमाल किया तो बीच में आप देयरफॉर नहीं लगाएंगे। क्लियर, चलिए, इसके बाद में मैं आपको सिंस लगा के दिखाता हूँ। तो सिंस का भी, अब यहाँ पर भी मैं अक्सर शब्द का इस्तेमाल करूंगा, अक्सर करके। एस तो आपका ना, एस तो आपका हमेशा ही, लगभग हमेशा ही वाक्य के स्टार्टिंग में ही है। अब सिंस में अब अक्सर करके, ठीक है, ये क्यों कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो कंजंक्शन कॉज और रीजन पढ़ते हैं, तब हम सिंस और एज को ज्यादातर वाक्य के शुरुआत में लगा। ठीक है, तो अब हम जो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सिंस का यूज। तो सिंस के यूज के लिए हम क्या देखते हैं, सिंस के यूज के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिंस, पहले सिंस ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट अटेंड द मीट। अब समझ में आया आपके में, ये जो आपका सिंस है इसका मतलब क्योंकि वह बीमार है या बीमार था, उसने, या फिर है, ठीक है, वो मीटिंग अटेंड नहीं किया या फिर मीटिंग। क्लियर, क्योंकि इसका मतलब क्या है, चूंकि। अब जब भी हम कॉज या रीजन में यूज करेंगे तो हम सेंटेंस की शुरुआत में ही लगाएंगे। क्लियर, तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आपका बिकॉज रह जाता है, तो बिकॉज में क्या होगा,
हम इसका भी इस्तेमाल देख लेते हैं। बिकॉज़ आपका हमेशा बीच में आता है। बिकॉज़ के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ और मैं क्या लिख सकता हूँ बिकॉज़ के लिए? मैं लिखूँगा आई कैन नॉट गो आउट, आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज़ इज़ मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो है। बिकॉज़ इट ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप एक सेंटेंस को वापस से वही सारी बात देखते हैं कि एक क्लॉज़ को कंप्लीट करने के लिए हमको एक फ्रेज़ का यूज़ करना पड़ता है, एक मेन सेंटेंस का। अब जहाँ पर हमारा कंजंक्शन लगा होता है, वो हमारा क्लॉज़ होता है, बाकी बिना कंजंक्शन वाला हमारा सेंटेंस क्लियर? तो ये देखा आपने यहाँ पर ये कंजंक्शन वाला सेंटेंस क्लॉज़ है, यहाँ पर भी आपका क्लॉज़ है, यहाँ पर भी आपका ये क्लॉज़ है और यहाँ पर आपका ये क्लियर? दोनों ही चीज़ को बिकॉज़ को, सिंस एज़ को एज़ अ कंजंक्शन ऑफ कॉज़ और रीज़न आप समझ गए हैं। अगर आप समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और या फिर अगर आपने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसे साफ कर रहा हूँ। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर का जो आता है वो आता है कंजंक्शन ऑफ पर्पस है। वो है आपका कंजंक्शन पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, ये आप जानते हैं। उद्देश्य के लिए जो कंजंक्शन है, हम किस कौन से सेंटेंस कौन से आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं? इसमें आप यूज़ कर सकते हैं सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है? दैट दैट का मतलब भी आप ताकि के और लेस्ट इसका उल्टा तब ताकि नेगेटिव सेंस सो दैट इसका मतलब होता है ताकि और लेस्ट का मतलब ताकि नहीं। क्लियर? अब ज़रा इसका यूजेज़ देखेंगे, इसको बहुत जैसे अभी समझा हमने, वैसे ही आगे समझेंगे। आगे किस प्रकार समझ सकते हैं? हम समझेंगे सेंटेंसेस में यूज़ करके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सो दैट के बारे में। सो दैट को हम यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस में। तो किस तरह से करेंगे? मैं यहाँ लिख सकता हूँ सो दैट के लिए ब्रिंग इट क्लोज़र सो दैट आई कैन सी आई कैन तो यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है पास लाइए सो दैट। दैट जो है इस लगा हुआ है और पास लाइए क्लोज़र का मतलब यहाँ पर अब ये आपका एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है? तो ब्रिंग इट क्लोज़र, क्लोज़र का मतलब डिग्री, डिग्रीज़ आपने पढ़ी ही हैं। तो यहाँ ब्रिंग इट क्लोज़र में और नज़दीक लेके आइए सो दैट आई कैन सी इट क्लोज़र। तो यहाँ सो दैट के लिए आपने देखा होगा ये वाला जो क्लॉज़ है, ये क्या है आपका क्लॉज़ और इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए इस फ्रेज़ पर डिपेंड होना पड़ रहा है। सो दैट का मतलब ताकि, इसका मतलब क्या है? ताकि। क्लियर? ऐसे ही अब हम दैट को भी यूज़ कर सकते हैं और दैट को यूज़ करने के लिए ग्रीन का यूज़ कर लेता हूँ ज़रा, दैट का, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ इट सो मच दैट शी फेल उसने बहुत ज़्यादा खा लिया जिससे वह बीमार पड़ गई, ठीक है? जिससे या फिर ताकि वह बीमार पड़ गई है, वजह से भी पड़ गई, ठीक है? तो उसने बहुत ज़्यादा खा लिया सो दैट ही फेल इल वह बीमार पड़ गई। यहाँ देखा आपने दैट का यूज़ दैट शी फेल इल ये जो आपका क्लॉज़ है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके कारण हुई? कि मतलब उसने ठीक है, चलिए
आप दैट समझ गए हैं। अब ज़रा हम लेस्ट का यूज़ देख लेते हैं। लास्ट में बचता है आपका लेस्ट। अब लेस्ट के लिए मैं वापस से कोई सी भी की यार कोई दिक्कत नहीं है। लेस्ट के लिए मैं ये थोड़ा लाइट पेन यूज़ कर रहा हूँ। लेस्ट का भी लिख सकते हैं यहाँ। मैं लिख सकता हूँ वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है? तो जिस ताकि नहीं या जिससे कि तुम गिर ना जाओ। नेगेटिव सेंस में सावधानी से चलिए। लेस्ट जिससे कि तुम गिर ना जाओ, ताकि तुम गिर ना जाओ। ठीक है? तो यहाँ देखा आपने लेस्ट का यूज़ जो है ये क्लॉज़ जिससे कि तुम गिर ना जाओ, क्यों? आपको सँभल कर चलना चाहिए। अब यहाँ एक थोड़ा गौर देने वाली बात ये है, आपको नोट करनी चाहिए। नोट करने वाली बात ये है, हम जब भी लेस्ट का यूज़ करेंगे, लेस्ट के साथ में आप शुड का यूज़ करेंगे, का यूज़ करते हैं, ठीक है? लेस्ट के साथ में आप हमेशा शुड का यूज़ करते हैं, ये आप ज़रा देख लेंगे। और सो दैट के साथ उसकी सेंटेंस के हिसाब से आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? सेंटेंस के हिसाब से मे, क्लॉज़ में मे, माइट, कैन, कुड, विल, कुड। ये जो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं, इनको आप अकॉर्डिंग टू द सेंस उसके भाव के हिसाब से आप यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग सो दैट के साथ में। तो यहाँ देखा आपने सो दैट के साथ में कैन लगाया है, जो आपका एक मॉडल ऑक्सिलरी है, जो कि आपने भी लिस्टेड किया। ठीक है? तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये जो 2 चीज़ हैं, इनको ज़रा आप नोट कर लेना, ये आपके इम्पोर्टेंट नोट को आप ज़रा गौर से देखेंगे और ध्यान से, ठीक है? तो ये आपकी ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, और आगे वाला चौथा नंबर पे जो आता है, वो आपका आता है ऑफ रिजल्ट। अगर आप इसको समझ गए बेहतर तरीके से, तो आपने इसे नोटों को नोट किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसकी स्क्रीन को साफ कर देता हूँ और बढ़ते हैं अब आगे। और अब आता है आपका नंबर, वो है आपका कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। और रिजल्ट का मतलब होता है आपका परिणाम, का मतलब होता है आपका परिणाम। परिणाम में क्या होगा, ज़रा इसे अभी तो परिणाम की बात करें, तो आप अगर वीडियो को पूरा अच्छा देखेंगे, तो पूरी तरह देखेंगे, मन लगा करके, तो आपका परिणाम बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है? तो इसके परिणाम के लिए देखते हैं, और उस परिणाम के लिए रिजल्ट वाले कंजंक्शन के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं एज़ अ कंजंक्शन, तो वो हम यूज़ करते हैं, तो आपका सो और दैट आता है। उसके बाद में आपका यहाँ सच और दैट आता है। सो के साथ में दैट और सच के साथ में दैट। इन शब्दों का इस्तेमाल हम रिजल्ट के रूप में करते हैं, और बेहतर समझने के लिए इन्हें हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, ही इज़ सो वीक दैट कैन नॉट गो एनीवेयर। वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकती। ठीक है? तो यहाँ देखा हमने सो के साथ में दैट लगाया। अगर यहाँ गौर करेंगे, तो सो के साथ में दैट का यूज़ किया। अब यहाँ इस तरीके के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हमको बीच में, या डॉट डॉट लिखा ना, इसलिए बीच में एक वर्ड लिखना पड़ेगा, जो आपका कंप्लीट सेंस देगा पिछले वाले लास्ट वाले क्लॉज़ का। जैसे यहाँ पर हमने देखा, इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट गो एनी। हम यहाँ से केवल सिंपल लास्ट वाले क्लॉज़ को देखते हैं, तो दैट कैन नॉट गो एनीवेयर, इसलिए वह कहीं नहीं जा सकती है, इसलिए वो वीक है। वीक का मतलब वो बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पर करने के लिए पहले वाले वर्ड का हम एम्फसाइज़ करने के लिए, या फिर एज़ अ एडजेक्टिव कह सकते हैं,
यूज़ करते हैं। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे, आप रिज़ल्ट में ट्रू के और दैट के बीच मेन वर्ड आपको रखना पड़ता है, ऐसे ही सच के और दैट के बीच में आपको एक वर्ड रखना पड़ेगा, जिससे कि आप क्लॉज़ को अच्छी तरीके से जोड़ पाएँगे, लिंक कर पाएँगे पहले वाले वर्ड के साथ। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ आपका सच वाला, मैं लिख सकता हूँ यहाँ, ही इज़ सच अ काइंड मैन दैट ही विल वह इतना दयालु आदमी है, वो आपकी सहायता करनी चाहिए या फिर वो आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ देखेंगे हम सच अ काइंड मैन, सच के और दैट के बीच में एक जो मेन वर्ड है हमने इस्तेमाल किया है सच अलग, दैट अलग। तो यहाँ जैसे हमने सो दैट के बीच को यूज़ किया था, एक वर्ड को यूज़ किया, ऐसे ही दैट के बीच काइंड मैन, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा, यहाँ पर आप एक फ्रेज़ को, एक क्लॉज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अ काइंड मैन यूज़ किया है, ठीक है? इस तरीके से। तो अब आप समझ गए होंगे कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट क्या है, दोनों को आप बेहतर तरीके से अगर नहीं समझे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको ज़रूर बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश। इसके बाद में जो आता है आपका, वो आता है कंडीशन का। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, इसे समझ गए तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कंडीशन, ठीक है? कंडीशन में क्या होता है, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे शर्त, यहाँ पर कुछ न कुछ शर्त रखी होगी, ठीक है? तो शर्त के लिए क्या होगा, यहाँ आप जो वर्ड यूज़ करते हैं शर्त के लिए, कंडीशन के लिए, कौन तो है आपका इफ, और दूसरा है आपका, और अनलेस का दूसरा मीनिंग क्या होता है, है। तो मैं ब्रैकेट में था गलत चीज़ को बंद कर दिया जो मुझे बंद करना था। इफ के बाद में आप लगाते हैं अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि और यदि नहीं। ये ज़रा यूज़ को देखेंगे तो सेंटेंस करके देख, बेहतर समझ में आ जाएगा। तो हम इफ का यूज़ करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ, इफ पॉल हीरा, यहाँ हीरा एक आदमी है, ठीक है? ही विल कम, विल कम। अगर तुम हीरा को बुलाओगे तो वो आएगा, ठीक है? यहाँ कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन है, अगर तुमने हीरा को बुलाया तो वो ज़रूर आएगा। लेकिन इसका उल्टा अगर देखेंगे, इसका उल्टा अगर हम देखेंगे, क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यू शुड नॉट गो टू द वेडिंग अनलेस यू आर इनवाइटेड। अब ये वाली बात आपकी ईगो पर आ गई। अगर जब तक न मत जाना तब तक के आपको बुलाया ना जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको शादी में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कि आपको बुलाया ना जाए। बिन बुलाए मेहमान की तो कहीं कोई कदर नहीं होती है, ये बात आप भी जानते हैं। सीधी-सी बात है, आप तब तक मत जाइए जब तक आपको बुलाया ना जाए, ठीक है? अनलेस का मतलब क्या है? इफ नॉट, अगर आपको बुलाया जाता है तब तो आप जाइए, अगर नहीं बुलाया जाता जब तक के बुलाया ना जाए, अनलेस यू आर इनवाइटेड, जब तक आपको इनवाइट ना, तब तक आपको नहीं चाहिए, ठीक है? अब मीनिंग आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो सब की सब आप देखिए पिछले वाली को भी, और इन सभी का पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मैं दे दूँगा, हो सकता है कल या परसों में ही तैयार करके। तो आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपका 6वें नंबर का, और वो आता है आपका कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, ठीक है? कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, अगर इसमें इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया तो ले लीजिए, क्लियर करता हूँ। अब जो आता है आपका, वो है आपका कंजंक्शन ऑफ कंसेशन। कंसेशन का मतलब आप जानते ही हैं, कंसेशन का मतलब होता है रियायत।
बार भी मैंने आपको बताया था रियायत का मतलब छूट, ठीक है? किसी चीज़ में आपको राहत दे देना, क्लियर? तो यहाँ के लिए जो आप यूज़ करेंगे वर्ड्स वो कौन से हैं आपके दो और ऑल। दो का मतलब ये आपका दो हिंदी वाला नहीं है, ये आपका THOUGH दो है। क्या है? ऑल दो, ठीक है? तो अब यहाँ क्या होगा इसे ज़रा शब्दों में हम सेंटेंस में करके देख लेते हैं दो और ऑल्दो को। सबसे पहले दो का यूज़ करते हैं। क्या है दो? का मतलब जो होता है वो होता है आपका हिंदी यद्यपि। का मतलब दोनों का क्या होता है यद्यपि। तो दो इज़ पुअर इज़ नॉट ग्रीडी। यहाँ देखेंगे आप यद्यपि वो गरीब है, फिर भी वह लालची, ठीक है? ऐसे ही ऑल्दो का भी यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो में क्या लिखेंगे? लिख सकता हूँ ऑल्दो आई इनवाइटेड हिम पर्सनली, ही डिड नॉट कम। यद्यपि मैंने उसे व्यक्तिगत या फिर अपना पर्सनली बुलाया था, उसके बाद भी वह नहीं आया। ऑल दो और दो, अब यहाँ दो को ये दोनों में ही क्या फ़र्क है? दोनों में ही क्या है कि यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ टू पर्सन्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप सिंगल पर्सन यूज़, यहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप दो पर्सन को देख सकते हैं, आई को भी और, लेकिन यहाँ शी और सेम पर्सन है। जब भी आपका सेम पर्सन आएगा वहाँ पर आप दो यूज़, और आपका जैसे ही पर्सन चेंज होता है ही और आई, एक से ज़्यादा तो पर्सन आते हैं और आप, इतनी सी बात इसमें समझने की, और कुछ ज़्यादा था नहीं समझने के लिए। अब आगे ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है हमारा आप इसके आगे कंजंक्शन ऑफ कंपैरिज़न। अब कंपैरिज़न को समझ लेते हैं। इसको आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके बाद में आपका कंजंक्शन ऑफ कंपैरिज़न, तुलना जिससे हम करेंगे, ठीक है? यहाँ इसे करते हैं तुलना करने के लिए। तुलना किसकी किससे करेंगे ज़रा देखेंगे। अब यहाँ पर देन और दो वर्ड्स यूज़ करेंगे, देन और एज। कौन से? देन और दो वर्ड, ठीक है? अब देन का यूज़ कब करना है हमको? किसी कंपैरिज़न करेंगे और इसी में अंतर दिखाने के लिए हम देन का यूज़ करते हैं। तो कोई पर्सन भी होंगे, अंतर दिखाने के लिए आप देन करेंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, आप बहुत सब लोग जानते हैं, जैसे सोनी taller than her sister। सोनी अपनी बहन से लंबी। तो यहाँ आपने देन देखा, कंपैरिज़न के लिए क्या है? क्लियर? अब इसके आगे हम एज़ का यूज़ करते हैं। अब एज़ का यूज़ किसमें करेंगे? हम समानता दिखाने, ठीक है? तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, सोनी इज़ एज़ टॉल एज़ आई एम। इतनी ही लंबी है जितना कि मैं लंबा या मैं लंबा। तो यहाँ देखा, यहाँ पर ये एज़ जो यूज़ किया है वो इक्वालिटी के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ भी तुलना ही, कंपैरिज़न ही है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी दिखाने, यहाँ पर डिफरेंस। क्लियर?
इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो आता है आपका, वो आता है 8वां, और वो है आपका कंजंक्शन ऑफ प्लेस। अगर आप समझ गए हैं कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन को, तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम कंजंक्शन ऑफ प्लेस की तरफ। इसका मतलब स्थान बताने की, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, स्थान बताने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं। हम यूज करते हैं वेयर एवर और वेन एवर। ठीक है, वेयर एवर कर लेंगे या फिर वेयर कर लेंगे, वेयर या फिर वेयर एवर, ठीक है। दो शब्दों का यूज करेंगे, वेयर और वेयर एवर। तरीके से सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं इनको। जैसे एक ही तरीके से यूज कर लेते हैं कुछ, वेयर एवर और वेयर का हम, ठीक है। मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, आई नो वेयर ही वॉज बॉर्न। मुझे पता है या मैं जानता हूँ उसका जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ वेयर है, वेयर का यूज किया है आपका यहाँ जगह और स्थान, देश को देख, ठीक है। तो यहाँ कहाँ लगा दें या जहाँ लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ उसका जन्म हुआ या जहाँ उसका जन्म हुआ, कोई दिक्कत वाली, लेकिन ये क्लियर। ये था आपका कंजंक्शन ऑफ प्लेस। और लास्ट में जो आप बता रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का और रिलेटिव एडवर्ब का, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को भी यूज कर लेते हैं। जैसे वेयर और वेयर एज को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं आपका यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करके दिखा देता हूँ लास्ट में, कि मैं यही लिख देता हूँ मैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब है, नाउन और। तो यहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं इनको, इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ आपके सामने, दिस इज, सेंटेंस से क्लियर समझेंगे, ठीक है। दिस इज द सेम बुक एज वी वांटेड। यह सेम हूबहू वैसी ही पुस्तक है जैसी हमको चाहिए थी। और एक और सेंटेंस लिखता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं लिखता हूँ, दिस इज द प्लेस वेयर ही वर्क। ये वही स्थान है जहाँ उसने काम किया। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये है आपका एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब नहीं, आपका प्रोनाउन है। ये वेयर यहाँ पर क्या है, आपका प्रोनाउन। और ये जो आपका है यहाँ आपका एज जो है आपका एडवर्ब, और यहाँ वेयर जो है आपका। अब इनको कंजंक्शन में कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं लिख सकता हूँ इसके लिए, ऊपर वाले लिखता हूँ डू, डू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा। एज जो है आपका एक कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। और इसके उल्टे में अगर इसका नीचे वाले का लिखूं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, टेल मी वेयर यू वर्क। मुझे बताओ उसने काम किया, तो वेयर जो है यहाँ कंजंक्शन का काम, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जो हमने समझा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से इन सबको समझ गए हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको अगर कहीं होती है। बाकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको बना करके दे दूंगा। और इसके बाद में अब आती है, मैंने कहा था आपके लास्ट में हम बात करेंगे। तो लास्ट में बात करने के लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तब आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। करना क्या है, हर जगह आपको सर्च करना है लर्न, ठीक है। बिगिन टू लर्न सर्च करेंगे और आप यूट्यूब पर हमको ढूंढ लेंगे, इंस्टाग्राम पर ढूंढ लेंगे, फिर यूट्यूब पर आप कंटिन्यू वीडियोज, और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो कंटिन्यू वीडियो जैसे अपलोड
हैं। टाइम टेबल से सबसे पहले आप अपने आपके पास पहुँच जाएगी वीडियो। टेलीग्राम पर अगर आप जॉइन करते हैं तो वहाँ पर आपको हमारी पीडीएफ रहेंगी और बाकी यूट्यूब की लिंक जैसी वीडियो आती है। फेसबुक पर भी आपको पीडीएफ, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं तो फेसबुक पर हमको जॉइन कर सकते हैं। यूट्यूब तो आप सब लोग चलाते हैं। हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल होता है, बाकी फेसबुक लगभग चलाते हैं, लेकिन टेलीग्राम कुछ लोग चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते। तो वहाँ आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर टेलीग्राम से ले सकते हैं, बाकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन हर जगह। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ हम जानेंगे कंटेंट के बारे में, एग्ज़ाम्स में और नॉर्मली पूछ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बिगिन टर्म के साथ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।